गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम पढ़ रहे थे अपना पाठ 16 भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ। 3 चुनौतियाँ हैं, मुद्रास्फीति, गरीबी और बेरोजगारी। उसमें हम मुद्रास्फीति पढ़ रहे हैं। उसमें हमने मुद्रास्फीति का अर्थ जाना, उसको कैसे मापते हैं ये जाना, मुद्रास्फीति की हानियाँ जानी, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। आज अपना टॉपिक रहेगा ये मुद्रास्फीति का स्वरूप। ये क्या है? स्वरूप। मुद्रास्फीति का स्वरूप देखो आप। तो देखो, मुद्रास्फीति को कौन निर्धारित करता है, अर्थात मुद्रास्फीति के क्या कारण है, ये कभी कम तो कभी ज़्यादा क्यों होती है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए समग्र मांग, समग्र पूर्ति की अवधारणा के द्वारा मूल्य वृद्धि के मांग प्रेरित और लागत प्रेरित स्वरूप को समझना आवश्यक है। मुद्रास्फीति के कितने स्वरूप है? 2 स्वरूप है। कौन से? मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। प्रश्न 1 नंबर का पूछा जा सकता है आपसे कि मुद्रास्फीति के कौन कौन से स्वरूप है, तो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति और लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। ठीक है, मुद्रास्फीति के 2 जो है स्वरूप है, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति और लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। ठीक है, को समझना आवश्यक है। प्रश्न समझ में आ गया? प्रश्न होगा कि मुद्रास्फीति के कौन कौन से स्वरूप है, आप उत्तर बता दोगे। तो इसके लिए जो है हमें समग्र मांग और समग्र पूर्ति की अवधारणा के द्वारा जो है समझना होगा कि समग्र मांग और समग्र पूर्ति क्या है। इसमें 4 चीज़ें ही है कि समग्र मांग क्या है, समग्र पूर्ति क्या है, फिर मांग प्रेरित मुद्रास्फीति क्या है और लागत प्रेरित मुद्रास्फीति क्या है। ठीक है, तो अब देखो, यहाँ से ब्लॉक बना लो। ये है, एक देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर प्रत्याशित व्यय का योग समग्र मांग कहलाता है। ये प्रश्न बनेगा, समग्र मांग से क्या तात्पर्य है। क्या प्रश्न बनेगा? समग्र मांग से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो उसका उत्तर यहाँ से होगा, एक देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर प्रत्याशित व्यय का योग समग्र मांग कहलाता है। देखो अब कैसे समग्र मांग की परिभाषा हो गई यहाँ से। एक मिनट, हाँ, समग्र मांग यहाँ तक हो जाएगा। ये समग्र मांग कहलाता है। तो इसमें क्या है कि एक देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर प्रत्याशित हुए। अंतिम वस्तु और सेवा क्या होती है? जिसका अर्थव्यवस्था में वापस जो है प्रसंस्करण नहीं किया जाता, उसे अंतिम वस्तु कहते हैं। पाठ 14 में पढ़ा था, यानी जिस वस्तु का उपभोक्ता उपयोग कर लेता है वही अंतिम वस्तु होती है। तो उस अंतिम वस्तु और सेवा पर जो व्यय होता है, यानी उदाहरण के तौर पे समझो कि एक आपने मान लो आपने एक पलंग बनवाया। अब पलंग के लिए जो है जो भी वस्तुएं आई, लकड़ी आई, कीले आई, टेप आई, वो चिपकाने का आया, मजदूरी उसकी, ठीक है, और उसने जो है खाती ने आपके पलंग बना दिया। अब उस पर पॉलिश भी की गई और कुछ क्या क्या उस पर खर्चा हुआ, यानी पलंग बनाने में कौन कौन सी वस्तुओं की मांग हुई, क्या क्या चीज़ों की मांग हुई, उस पर कितना व्यय हुआ, वो क्या कहलाता है? समग्र मांग कहलाता है। ठीक है, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर प्रत्याशित व्यय, ये व्यय यानी खर्चा, और उनका योग क्या कहलाता है? समग्र मांग कहलाता है। आया समझ में? तो ये समग्र मांग का यहाँ तक। समग्र मांग का स्तर उपभोग हेतु, समग्र मांग का स्तर उपभोग हेतु मांग, निवेश हेतु वस्तुओं की मांग, सरकार द्वारा वस्तुओं के क्रय तथा विदेश क्षेत्र को विशुद्ध निर्यात का योग होता है। यानी जो वस्तु हम उत्पादित कर रहे हैं, अंतिम वस्तु, उसमें ये सारा आ जाता है कि कहाँ कहाँ से उसके लिए जो है व्यय के लिए सामान आया, उन सब का योग जो होता है हो जाता है। उसकी मांग, जो वस्तु की मांग है उसके लिए जो व्यय हुआ, वो सब का योग क्या कहलाता है? विशुद्ध निर्यात का योग होता है। सब कहाँ कहाँ से कौन कौन सी वस्तु हुई, उन सब का योग क्या कहलाता है? समग्र मांग कहलाता है। यानी साधारण शब्दों में हम समझ सकते हैं कि जो है अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए जो भी व्यय होता है, जो भी खर्च होता है, वो उस वस्तु को उत्पादित करने की क्या है? मांग है। ये सब चीज़ें आएगी जब वस्तु होगी। आगे देखो, समग्र पूर्ति। अब अगला है समग्र पूर्ति। समग्र पूर्ति क्या है? अगला प्रश्न ही बनेगा ये, समग्र पूर्ति से क्या चाहिए। तो देखो, समग्र पूर्ति का तात्पर्य उत्पादन की उस मात्रा से है जिसे अर्थव्यवस्था दिए गए संसाधनों तथा उपलब्ध तकनीकी से उत्पादित
करती है। अब हमने पहले व्यय देखा कि अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर जो प्रत्याशित व्यय का योग समग्र मांग कहलाता है, यानी वस्तु उत्पादित करने के लिए कौन कौन सी चीजें होगी वो सारी क्या कहलाएगी, उसका व्यय क्या कहलाएगा, उस वस्तु के उत्पादन के लिए समग्र मांग कहलाएगा। अब समग्र पूर्ति क्या है, तो समग्र पूर्ति है का तात्पर्य उत्पादन की उस मात्रा से है जिसे अर्थव्यवस्था दिए गए संसाधनों तथा उपलब्ध तकनीकी से क्या करती है, उत्पादित करती है। यानी हमारी अर्थव्यवस्था में जो भी वस्तु, अंतिम वस्तु जो निर्मित की जाती है, उत्पादित की जाती है, उस पर जो संसाधन और उपलब्ध तकनीकी से जो, यानी कि जो जो चीज़ें चाहिए ना, जैसे पलंग बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, कारीगर चाहिए, कौन कौन सी क्या क्या चाहिए, वो सब जो हमारी अर्थव्यवस्था उपलब्ध करवा रही है, यानी उन चीज़ों की पूर्ति कर रही है, वो क्या कहलाती है, समग्र पूर्ति कहलाती है। तो समग्र मांग और समग्र पूर्ति में घनिष्ठ संबंध होता है। जब समग्र पूर्ति होगी तभी समग्र मांग पूरी होगी। ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई आपकी, समग्र मांग और समग्र पूर्ति। अब इसी के आधार पर देखो, अर्थव्यवस्था में समग्र मांग तथा समग्र पूर्ति के बीच उत्पन्न होने वाले असंतुलन कीमतों में परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं। इस पर अंडरलाइन कर लो। अब क्या हुआ, घनिष्ठ संबंध अर्थव्यवस्था में समग्र पूर्ति आसानी से होगी तो समग्र मांग भी हो जाएगी पूरी। तो ये कह रहा है कि अर्थव्यवस्था में समग्र मांग तथा समग्र पूर्ति के बीच उत्पन्न होने वाला असंतुलन जो होता है वो क्या कर देता है, कीमतों में परिवर्तन कर देता है। अब जैसे एक बेड बनाने के लिए समग्र मांग किन किन वस्तुओं की है, उस पर जो व्यय तो अर्थव्यवस्था कर रही है, लेकिन अब वो जो है पूर्ति उन वस्तुओं की, जैसे पलंग बनाने के लिए जो जो चीज़ें हैं उनकी पूर्ति जो है आसानी से हो रही है, तो वो वस्तु हमारे लिए क्या होगी, ज़्यादा महंगी नहीं होगी। और अगर उनकी पूर्ति में जो है ज़्यादा खर्चा लग रहा है या पूर्ति नहीं हो रही है, वस्तुएं कम है, तो वो चीज़ हमारे लिए क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। तो वो जो असंतुलन हो जाता है कि जितना समग्र मांग है उतनी पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो वो क्या हो गया, असंतुलन। तो वो कीमतों में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है। कभी क्या हो जाती है कि समग्र मांग से भी अधिक उसकी पूर्ति हो जाती है, तो चीज़ें क्या हो जाती है, सस्ती हो जाती है। आया ना समझ में आपके। तो वो उनमें जब असंतुलन हो जाता है तो कीमतों में क्या हो जाते हैं, परिवर्तन, कीमतों में परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं। समग्र मांग और समग्र पूर्ति में जब असंतुलन हो जाता है तो कीमतों में क्या है, परिवर्तन होता है। जब समग्र मांग अधिक और पूर्ति कम हो तो क्या हो जाएगा, वस्तुएं महंगी हो जाएगी। और जब समग्र मांग कम और पूर्ति ज़्यादा हो तो वस्तुएं सस्ती हो जाएगी, और दोनों में संतुलन बना रहेगा तो जो है अर्थव्यवस्था आराम से चलती रहेगी, वस्तुएं आसानी से उपलब्ध होती रहेगी। ठीक है, आगे देखो, जब समग्र मांग में वृद्धि होती है या समग्र पूर्ति में कमी आती है या दोनों स्थितियां एक साथ उत्पन्न हो जाती है तो अर्थव्यवस्था में कीमतों पर ऊपर की ओर दबाव बनता है। जब क्या होता है, समग्र मांग में वृद्धि होती है और पूर्ति में कमी आ जाती है, भी बताया मैंने आपको, या दोनों परिस्थितियां एक साथ ही उत्पन्न हो जाती है कि समग्र मांग में भी वृद्धि हो रही है, पूर्ति में भी वृद्धि हो रही है, या समग्र मांग में भी कमी हो रही है और पूर्ति में भी कमी हो रही है, जैसा अभी लॉकडाउन में हो रहा है। तो अर्थव्यवस्था में कीमतों पर क्या हो जाता है, ऊपर से दबाव बन जाता है कि अब कीमतें, किस वस्तु की कीमत बढ़ाई जाए, किसकी घटाई जाए। जैसे अभी पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही है, और इसमें जो है इस तरह अर्थव्यवस्था पर दबाव बन जाता है। तो समग्र मांग में वृद्धि के कारण, अब यहाँ से आ गया आपके मांग प्रेरित मुद्रास्फीति आ गया, यहाँ तक समझ आ गया होगा आपके। थोड़ा इसको बार बार पढ़ना, मैं क्या समझा रही हूँ उसको समझना। ठीक है, समग्र मांग में वृद्धि या समग्र पूर्ति में कमी आती है, ये दोनों स्थितियां एक साथ उत्पन्न हो जाती है तो अर्थव्यवस्था में कीमतों पर ऊपर की ओर से दबाव बनने लगता है कि अब जो है अगर मान लो समग्र मांग भी बढ़ गई, पूर्ति भी ज़्यादा होगी, तो वस्तुओं का उत्पादन ज़्यादा हो गया, ऐसा हो जाता है। तो ऐसे में वस्तुएं क्या हो जाती है, थोड़ी सस्ती हो जाती है। फिर अर्थव्यवस्था में कभी आप देखो, किसी भी वस्तु का देख लो आप, जैसे सब्जियां वगैरह, कभी तो बहुत सस्ती हो जाती है, कभी बहुत महंगी हो जाती है, इस तरह से कई वस्तुओं का है। तो अब देखो, समग्र मांग, वो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति और लागत प्रेरित मुद्रास्फीति क्या है। समग्र मांग में वृद्धि के कारण जब मुद्रास्फीति बढ़ जाती है तो इसे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि किसी वस्तु की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो वस्तु भी क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है। समग्र मांग में वृद्धि हो गई, किस में वृद्धि हो गई, समग्र मांग में। और समग्र मांग क्या थी, वो अंतिम वस्तुओं के उत्पादन का व्यय। तो उसमें जो क्या हो गई, मांग में वृद्धि हो गई कि अधिक ज़्यादा वस्तुएं चाहिए, वो ज़्यादा वस्तुएं चाहिए। ठीक है,
तो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति उसको क्या कहते हैं। तो ज़्यादा वस्तुएं चाहिए तो और पूर्ति मान लो कम हो रही है तो वो वस्तु क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। तो समग्र मांग में वृद्धि के कारण जब मुद्रास्फीति बढ़ती है, मुद्रास्फीति बढ़ती है यानी महंगाई बढ़ती है, तो इसे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं, सिंपल शब्दों में ही है। तो फिर ये लागत प्रेरित मुद्रास्फीति का है, लागतों में वृद्धि के कारण समग्र पूर्ति में गिरावट से जो मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है उसे लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, जब समग्र मांग बढ़ जाती है और समग्र पूर्ति कम हो जाती है वस्तुओं की, तो उससे क्या होता है कि महंगी आने लगती है। जैसे पलंग बनाने के लिए और चीज़ें जब महंगी आएगी तो पलंग की रेट भी बढ़ जाएगी, यानी उसमें जो लागत लगी वो क्या हो गई, महंगी हो गई, तो वो लागत प्रेरित मुद्रास्फीति हो गई। लागतों में वृद्धि के कारण समग्र पूर्ति में क्या हो जाती है, गिरावट हो जाती है। कई बार जब चीज़ें कच्चा माल ही महंगा हो जाता है तो कम पूर्ति होने लग जाती है उसकी, कम पूर्ति हो जाने से जो है महंगा हो जाता है और महंगा होने से वस्तुओं की कीमतों में भी वृद्धि हो जाती है। तो लागत में वृद्धि के कारण किसी भी वस्तु का, जैसे मैंने पलंग का उदाहरण देके बताया आपको, तो पलंग के लिए जो लकड़ी चाहिए मान लो वही कच्चा माल, तो लागतों में वृद्धि के कारण उसमें वृद्धि हो गई, लकड़ी महंगी हो गई तो पलंग भी महंगा हो जाएगा। समग्र पूर्ति में क्या हो जाती है, गिरावट हो जाती है, तो ये लागत प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, थोड़ा पढ़ के शब्दों से समझना इसको, और जो मैं बता रही हूँ वो भी समझना कि समग्र मांग में वृद्धि के कारण कभी आप केले देखो सोमवार के दिन ज़्यादा महंगे हो जाएंगे क्योंकि उस दिन उनकी मांग ज़्यादा होगी, है ना ऐसा। और लागत में वृद्धि के कारण जब समग्र पूर्ति में गिरावट आ जाती है, कई बार जो है मान लो किसी वस्तुओं में जो है पूर्ति में गिरावट आ गई, पूर्ति हो ही नहीं रही, मार्केट में वो चीज़ आई रही नहीं रही। अभी उद्योगों में भी लॉकडाउन में हो रहा है ये सब, जो उद्योगों में वस्तुएं बन रही नहीं है। जैसे आपके ये आपने सुना होगा कि बीड़ी का बंडल ही 50 रुपए का हो गया, ये गुटके उटके बहुत महंगे हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि इनमें जो लागत थी, ये बनने की इनकी स्पीड थी, वो क्या हो गई, कम हो गई। समग्र पूर्ति नहीं हुई उसमें, क्या नहीं हुई, समग्र पूर्ति नहीं हुई। तो इस तरह से ये हो गया स्वरूप। अब थोड़ा ये देखो मुद्रास्फीति के कारण, मुद्रास्फीति के कारण। मुद्रास्फीति का कोई एक सुस्पष्ट या सुनिश्चित कारण नहीं है, ये अनेक कारणों का संयुक्त परिणाम होती है। मुद्रास्फीति के लिए उत्तरदायी कुछ प्रमुख कारक अग्रांकित है। मुद्रास्फीति के कारण यहाँ भी एक नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा तो उसमें आपको सिर्फ पॉइंट ही लिखने होते हैं कि मुद्रा की पूर्ति में तेज वृद्धि होने के कारण मुद्रास्फीति हो जाती है, मुद्रा की पूर्ति में तेज वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। उद्योगों तथा कृषिगत उत्पादन में वृद्धि होती है। मान लो उद्योगों में कृषिगत उत्पादन में खूब उत्पादन हो रहा है तो उससे भी क्या हो जाता है, धीमी वृद्धि, सॉरी औद्योगिक एवं इनमें जो है धीमी वृद्धि होती है, तो ऐसे में भी क्या हो जाता है, कम उत्पादन होने लग जाता है। कम उत्पादन होने लग जाता है तो वस्तुएं क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है ना, धीमी वृद्धि के कारण। और फिर आएगा आपके ये सार्वजनिक व्यय का उच्च स्तर हो जाता है। सार्वजनिक व्यय यानी लोग जो है उसको ज़्यादा खर्च करने लग जाते हैं, तब भी वस्तुएं क्या हो जाती है, सरकार महंगी हो जाती है, और वो अन्य कारण। तो इसमें तो आपको सिर्फ क्या है कि एक नंबर का प्रश्न ऐसा ही आएगा कि मुद्रास्फीति के कोई दो कारण बताइए, तो आप लिख दो मुद्रास्फीति के दो कारण निम्न है। पहला, मुद्रा की पूर्ति में तेज वृद्धि। दूसरा, औद्योगिक एवं कृषिगत उत्पादन में धीमी वृद्धि। तीसरा, सार्वजनिक व्यय का उच्च स्तर। चौथा लिख दो बढ़ती जनसंख्या और महंगे आयात। आगे अन्य कारणों में है ये सब, आय का बढ़ता स्तर, ये सब कोई से भी आप जो है 4-5 कारण लिख देना। ठीक है, तो देखो अब मुद्रा में की पूर्ति में तेज वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति कैसे बढ़ रही है। अभी वही वर्तमान में यही हो रहा है, मुद्रा की पूर्ति में तेज वृद्धि। विश्व के अनेक अर्थशास्त्री, क्योंकि लोगों के पास बहुत पैसा है, विश्व के अनेक अर्थशास्त्रियों का मत है कि मुद्रास्फीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण मुद्रा की पूर्ति का आवश्यकता से अधिक होना है। अर्थव्यवस्था में जब वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन की तुलना में मुद्रा की पूर्ति तेजी से बढ़ती है तो अत्यधिक मुद्रा अपेक्षाकृत कम वस्तुओं के पीछे दौड़ती है। इससे दिए गए कीमत स्तर पर समग्र मांग का स्तर समग्र पूर्ति से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है और कीमतों में वृद्धि की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। देखो समझो इसको, क्या कह रहा है, कैसे होता है
कि विश्व के अनेक अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि मुद्रास्फीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या है, मुद्रा की पूर्ति का आवश्यकता से। जब लोगों के पास पैसा बहुत अधिक हो जाएगा, ज़्यादा पैसा हो जाएगा, तो वो कम वस्तुओं की ओर दौड़ेंगे, दौड़ेंगे ना। कम पैसा है तो साइकिल मोटरसाइकिल ही खरीदेगा, ज़्यादा पैसा है तो कार खरीदेगा, कार में भी कौन सी ओडी ओडी खरीदेगा, तो वो कम है, इस तरह से। ठीक है, तो देखो अर्थव्यवस्था में जब वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की तुलना में मुद्रा की पूर्ति तेजी से बढ़ती है तो अत्यधिक मुद्रा अपेक्षाकृत कम वस्तुओं के पीछे दौड़ती है। अब कम वस्तुओं के पीछे ओडी ज़्यादा महंगी क्यों है, क्योंकि वो कम है। अब जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वही उसको खरीदेगा। इससे जो है दिए गए कीमत स्तर पर समग्र मांग का स्तर समग्र पूर्ति से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। यानी लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो गया तो कीमती वस्तुओं की भी मांग अधिक हो जाएगी और वो वस्तुएं क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। समग्र पूर्ति से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगी। मांग का स्तर अधिक हो गया, लोगों में उन महंगी वस्तुओं की भी मांग होने लगी। क्यों, क्योंकि लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो गया। ठीक है, अधिक हो जाता है तो कीमतों में वृद्धि की प्रवृत्ति क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। जो चीज़ मान लो 1 लाख की आ रही है, लोग उसको ज़्यादा खरीद रहे हैं तो वो 1.5 लाख की हो जाएगी, यानी मांग बढ़ गई और पूर्ति थोड़ी उसकी कम रह जाती है। और लोगों के पास खूब पैसा है तो वो उसको खरीद लेते हैं, इस प्रकार। अगला, औद्योगिक तथा कृषिगत उत्पादन में धीमी वृद्धि। जब औद्योगिक और कृषिगत उत्पादन में वृद्धि धीमी होती है, कम होती है, उत्पादन कम होता है तो कम वस्तुएं होती है तो मांग बढ़ जाती है उनकी। भाई मांग तो है जो है, मांग बढ़ जाती है तो वो वस्तुएं क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है। स्वतंत्रता के पश्चात अधिकांश वर्षों में भारत में औद्योगिक विकास की दर अपेक्षाकृत दर से कम रही है। 1965 से 1985 के मध्य तो उद्योगों का निष्पादन बहुत ही निराशाजनक रहा। अनेक कारणों से औद्योगिक उत्पादों की मांग में लगातार वृद्धि होती रही। औद्योगिक उत्पादों की मांग में लगातार क्या होती रही, वृद्धि होती रही, लेकिन उद्योग इस मांग को संतुष्ट करने में असफल रहे। औद्योगिक क्षेत्र के मांग में आधिक्य ने कीमतों को तेजी से बढ़ाया। यानी वस्तुओं की मांग तो खूब रही, लेकिन उद्योगों में वो वस्तुएं बन नहीं रही थी, जिससे कि वो वस्तुएं क्या हो गई, महंगी हो गई। इसी तरह से अपने कृषि में, कृषिगत उत्पाद में अगर जो है किसानों की किसी वस्तु का उत्पादन ज़्यादा हो जाता है तो वो वस्तुएं क्या हो जाती है, सस्ती हो जाती है। और जब किसी वस्तु का, जैसे मान लो गेहूँ है, मूंगफली है, तिल है, इनका उत्पादन कृषि में कम होता है तो वो वस्तुएं क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है, क्योंकि उसमें समग्र पूर्ति कम हो जाती है और समग्र मांग बढ़ जाती है। दोनों में क्या हो जाता है, असंतुलन हो जाता है, जो ऊपर पढ़ा हमने। और उद्योगों में भी ऐसा ही होता है। अभी लॉकडाउन में उद्योग धंधे सब नष्ट पड़े हैं तो जो है, जो वस्तुएं ऐसी उद्योगों में बनने वाली है वो क्या हो गई, महंगी हो गई। लोगों को चाहिए तो लेंगे ही वो। अनेक सुधारों और आगे देखो, अनेक सुधारों और क्रांतियों के बावजूद भारतीय कृषि की उत्पादकता बहुत नीचे है। इसके साथ भारतीय कृषिगत उत्पादन मांग को संतुष्ट करने में असफल रहा है। ऐसी स्थिति में कृषि उत्पादों की उच्च मांग इनकी कीमतों को लगातार तेजी से बढ़ा रही है। कृषि में भी यही है कि जनसंख्या ज़्यादा हो गई है और इनकी मांग क्या होती जा रही है, जनसंख्या ज़्यादा हो गई, जनसंख्या ज़्यादा हो गई तो मांग बढ़ती जा रही है, और मांग बढ़ती जा रही है तो वस्तुएं महंगी होती जा रही है, चाहे औद्योगिक उत्पाद हो चाहे कृषि के उत्पाद हो। इस तरह से जो है मुद्रास्फीति बढ़ रही है। अब देखो, सार्वजनिक व्यय का उच्च स्तर। सार्वजनिक व्यय का भी उच्च स्तर हो गया है। लोगों के पास पैसा अधिक हो जाने के कारण जो है व्यक्ति जो है अपने जीवन स्तर को अच्छा जीना चाहते हैं। विकास के साथ साथ बढ़ते दायित्वों के कारण सरकारी व्ययों में लगातार वृद्धि हुई है। सरकारी व्यय की यह वृद्धि समाज के लिए पूर्णतः लाभदायक नहीं है। सरकारी व्यय, सरकारी नौकरी करने वालों को देखो खूब पैसा मिलता है, सरकार खूब व्यय कर रही है, खर्च कर रही है, तो वृद्धि समाज के लिए पूर्णतः लाभदायक नहीं है। सरकार द्वारा किया जाना वह अनुत्पादक व्यय समग्र पूर्ति को नहीं बढ़ाता है, लेकिन जनता को क्रय शक्ति प्रदान करके समग्र मांग को बढ़ा देता है। सरकार जो व्यय कर रही है, सरकार जो खर्चा कर रही है, उससे जो है समग्र सरकारी व्यय से जो है समाज को लाभ नहीं होता है। सरकार द्वारा किया जाने वाला वह पूर्ति को नहीं बढ़ा रहा है, वो क्या बढ़ा रहा है, मांग को बढ़ा रहा है। लोगों के पास सरकार जो है अनाप शनाप तनख्वाह दे रही है, जिससे उनके पास पैसे हो रहे हैं, मुद्रास्फीति बढ़ रही, वो क्या नाम, उनमें जो है मुद्रा की पूर्ति तेजी से हो रही है, और उससे जो है, और समग्र पूर्ति को नहीं बढ़ा रही है सरकार। जो वस्तुओं के लिए जो पूर्ति चाहिए, उत्पादन के लिए जो संसाधन चाहिए,
उन पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन जनता को क्रय शक्ति प्रदान कर रही है सार्वजनिक व्यय को बढ़ाकर। जो है क्या कर रही है, देखो आप बैंकों से देखो आजकल फोन आते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड ले लो, ये कार्ड ले लो, खूब शॉपिंग करो। इससे क्या होगा, मार्केट में पैसा आएगा। तो ये है सार्वजनिक व्यय को बढ़ाना, जिससे कि लोगों की क्रय शक्ति बढ़ गई, सामान खरीदने की शक्ति क्या हो गई, बढ़ गई। शक्ति के बढ़ गई तो समग्र मांग बढ़ गई, आवश्यकता ज़्यादा उनको महसूस होने लगी। और हम जो है कोई वस्तु कब खरीदेंगे, जब हमारे पास पैसे होंगे तो खरीदने की सोचेंगे ना। तो इस तरह से जो है सार्वजनिक व्यय के कर से, यानी सरकार जो है खूब व्यय कर रही है, यानी खूब सरकारी नौकरों को वेतन दे रही है, जिससे उनके पास जो है मुद्रा हो गई है, पैसे हो गए हैं, और वो अपनी जो है समग्र मांग को बढ़ा लिए। इससे मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब जिनके पास पैसे हैं वो आसानी से खरीद सकते हैं उन वस्तुओं को, और उनकी मांग बढ़ जाती है। और मांग बढ़ जाने से, और सरकार क्या कर रही है, व्यय पर ध्यान नहीं दे रही है, समग्र पूर्ति पर ध्यान नहीं दे रही है, इससे जो है वस्तुएं महंगी हो रही है। ठीक है, आगे देखो अन्य कारणों में। देखो मुद्रास्फीति के अन्य कारण, इनमें से भी लिख सकते हो आप पॉइंट। अन्य कारणों में आएगा आपके बढ़ती जनसंख्या, 3 तो वो ही गए, 4 नंबर डाल लो। बढ़ती जनसंख्या के कारण भारत में वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए मांग का स्तर सदैव क्या रहता है, उच्च बना रहता है। जनसंख्या ज़्यादा है, उत्पादन कम होता है, तो वस्तुएं अपने आप महंगी हो रही है, जो कीमतों को तेजी से बढ़ाता है। क्या, मांग का स्तर सदैव उच्च बना रहता है, जो कीमतों को बढ़ाता है। जब वस्तुओं की मांग अधिक होगी तो अपने आप कीमतें बढ़ जाएगी, जब कोई खरीदेगा ही नहीं किसी वस्तु को तो अपने आप उसकी कीमत घट जाएगी। अनेक वस्तुओं का मूल्य सरकार द्वारा तय किया जाता है। जब सरकार अपने घाटे को कम करने के लिए इन वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाती है, ये भी अगला कारण है मुद्रास्फीति का। जैसे पेट्रोल वगैरह बढ़ रहे हैं ना, सरकार अपने घाटे को कम करने के लिए वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाती है, तो अर्थव्यवस्था में मूल्य वृद्धि की समस्या देखने को मिलती है। तो 5वां कारण ये है कि सरकार अपने घाटे को कम करने के लिए वस्तुओं की कीमतों को बढ़ा देती है। आगे अगला छठा, महंगे आयात। जो वस्तुएं हम बाहर से मंगाते हैं वो भी हमारे लिए महंगी पड़ती है। कृषिगत उत्पादों की ऊंची न्यूनतम समर्थन कीमत तय करना। न्यूनतम समर्थन कीमत जो है सरकार निर्धारित करती है कृषि उत्पादों की किसानों से, वो भी जो है ऊंची कीमत पर सरकार ले खरीदती है किसानों से कोई वस्तु, तो फिर वो लोगों को भी ऊंची कीमत पर ही देती है। अगला है आय का बढ़ता स्तर, यानी लोगों के पास आय का स्तर क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, पैसा उनके पास खूब होता जा रहा है। आज से 50 साल पहले आपके दादाजी वादाजी कोई हो तो उनको पूछो, क्या पैसे ही नहीं होते थे उनके पास, और आज हमारे पास कोई कमी नहीं रहती है ऐसे। अप्रत्यक्ष करों का ऊंचा स्तर, मजदूरी दरों में वृद्धि, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि में बाधाएं, उद्योगों में जितना हम मांग रहे हैं उतना उत्पादन नहीं हो रहा है, बाधाएं आदि कारणों से मुद्रास्फीति बढ़ती है। तो आप कोई से भी मुद्रास्फीति के कारण बताइए, ये 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, और उसमें जो कोई से भी 4-5 कारण लिख देना आप। 3 तो ये पॉइंट है ही, 4-5 इसमें से बन रहे हैं आपके अन्य कारणों में से, तो ये तो लिखने ही, इसके अलावा ये लिख दो। ठीक है, और 1 नंबर का प्रश्न थोड़ा ऐसे बन सकता है इसमें कि मुद्रा की पूर्ति में तेज वृद्धि किस प्रकार मुद्रास्फीति को बढ़ाती है। तो थोड़ा आपको फिर इसमें से वर्णन में से लिखना पड़ेगा कि मुद्रा में जो है ये है ना, मुद्रा की पूर्ति में तेज वृद्धि मुद्रास्फीति को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो फिर थोड़ा आपको यहाँ से जो है ये वाला जो आपका है ना, अर्थव्यवस्था में जब वस्तुओं से तुलना तेज बढ़ती है तो अपेक्षाकृत ये आपको लिखना होगा। तो थोड़ा इनका वर्णन भी आपको याद करना होगा। प्रश्न क्या बनेगा कि मुद्रा की पूर्ति में तेज वृद्धि मुद्रास्फीति का कारण कैसे बनती है। तो इसमें थोड़ा ये औद्योगिक तथा कृषिगत उत्पादन में धीमी वृद्धि से किस प्रकार मुद्रास्फीति बढ़ती है, तो भी आपको इस पॉइंट में से समझाना होगा। सार्वजनिक व्यय वाला आ जाए तो इनमें से भी बन सकता है। सार्वजनिक व्यय का उच्च स्तर जो है मुद्रास्फीति तो में किस प्रकार सहायक होता है, तो उसमें जो है आपको इस वर्णन को भी समझना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, चलो अब आगे है अपना मुद्रास्फीति के नियंत्रण के उपाय। मुद्रास्फीति के नियंत्रण के उपाय ये अपन अगले वीडियो में देखेंगे। ये अगले वीडियो में, यहाँ तक आप अच्छे से समझ लेना। कुछ समझ नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं, होमवर्क भी दूंगी आज।